हाय। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट सी बुक के चैप्टर नंबर 18 जिसका कि नाम है कंसोल इनपुट एंड आउटपुट। मतलब कि जो हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 के अंदर डिस्कशन करा था, जब हमने हमारा फर्स्ट सी का प्रोग्राम लिखा था, उसके अंदर प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा था, उसके अंदर स्कैनअप स्टेटमेंट लिखा था। तो प्रिंटफ के थ्रू हम आउटपुट शो करते हैं और स्कैनअप के थ्रू हम इनपुट लेते हैं। इनपुट लेते हैं कीबोर्ड के थ्रू और आउटपुट शो करते हैं हमारे विजुअल डिस्प्ले यूनिट के अंदर, की हमारे मॉनिटर के अंदर। तो इनपुट एंड आउटपुट के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन सब के ऊपर हम डिस्कशन चैप्टर नंबर 18 के अंदर करेंगे। तो चैप्टर नंबर 18 के ऊपर डिस्कशन करने से पहले अभी तक की जो हमारी जर्नी है उसको हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हम क्या क्या कर चुके हैं। सी के लगभग हर एस्पेक्ट को, हर फीचर को हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। उनके ऊपर हमने बहुत सारी एक्सरसाइज को सोल्व कर लिया, तो एक बार उनको रिकॉल कर लेते हैं क्या है और क्या नहीं है। चैप्टर नंबर 1, गेटिंग स्टार्टेड विद सी, जिसके अंदर मैं डिस्कशन करा था रूल्स ऑफ सी प्रोग्राम, की सी प्रोग्राम को लिखने के रूल्स क्या क्या हैं। चैप्टर नंबर 2 के अंदर जिसका के नाम था सी इंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर हमने स्टडी करा था टाइप डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, मतलब कि डेटा टाइप जो होता है उसको किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं, सेंटेंस इंस्ट्रक्शंस किस तरह से होते हैं, सेंटेंस इंस्ट्रक्शन मतलब कि इनपुट इंस्ट्रक्शंस कैसे लिखते हैं, आउटपुट इंस्ट्रक्शंस कैसे लिखते हैं, वो कैसे कैसे होता है, इनपुट हम कैसे ले सकते हैं, ये चैप्टर नंबर 2 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 था डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं रियल लाइफ के अंदर भी हमारे पास में कई बार सिचुएशंस आती हैं कि हमें चूज करना पड़ता है, हमारे सामने अगर दो और डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है तो उनमें से किसी एक को। तो इस तरह के चॉइस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास में सी लैंग्वेज के अंदर या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होते हैं डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, जिनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स का मतलब होता है इफ के अंदर इफ या इफ एल्स के अंदर इफ एल्स के अंदर इफ एल्स। आप कितनी भी लेवल के आगे जाकर कर सकते हो जहां तक आप कंफर्टेबल होते हो। अब नॉर्मल तरीके जिसके अंदर केवल हमारे पास में दो ही चॉइस हो उसको तो इम्प्लीमेंट कर लेते हैं इफ एल्स के थ्रू। लेकिन जहां पे हमारे पास में कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग आ जाती है कि यहाँ पे लेस देन चेक करना है, ग्रेटर देन चेक करना है, एंड और चेक करना है, और चेक करना है, मतलब कि रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, इन सब का यूज करना पड़ जाता है। उसे बोलते हैं मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग। तो मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग चैप्टर नंबर 4 के अंदर हमने स्टडी करा था ये सारे सारे ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर। चैप्टर नंबर 5 के अंदर हमने डिस्कस करा था लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो जब भी हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो हमारे सामने कई बार सिचुएशंस आते हैं कि कुछ लाइंस ऑफ कोड या ब्लॉक ऑफ कोड को हमें बार बार रिपीट करना होता है, कि उसको एक लूप के अंदर कंटिन्यू करवाना होता है। तो प्रोग्रामिंग के अंदर किसी भी टास्क को अगर बार बार हम परफॉर्म कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 के अंदर हमने स्टडी किया था व्हाइल लूप। अब जिस तरीके से मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग था उसी तरीके से मोर कॉम्प्लेक्स रिपीटेशंस भी आता है, कि हमें अगर एक लूप के अंदर दूसरा लूप चलाना है या लूप्स को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना है, तो उस कंडीशन के अंदर हमने चैप्टर नंबर 6 के अंदर स्टडी करा था फॉर लूप को, डू वाइल लूप को, नेस्टेड लूप्स को। और लूप्स को कंटिन्यू करना है कि ब्रेक करना है, इनके लिए हमने दो कीवर्ड भी स्टडी करे थे, कंटिन्यू एंड ब्रेक। कंटिन्यू का क्या काम होता है, लूप का जहां पे कंटिन्यू मिल गया वहीं से उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देना वापस से। ब्रेक का होता है कि वहां से बाहर निकाल देना। चैप्टर नंबर 7 के था केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। जिस तरीके से डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस थे इफ एल्स का यूज करके, उसी तरीके से अगर हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस अवेलेबल है और उनमें से किसी एक को डायरेक्टली चूज करना है, या फिर हमारे पास जैसे लाइट का स्विच बोर्ड होता है उस तरीके से हमें काम करना है कि एक पर्टिकुलर चॉइस को पिक करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो उस तरह का काम करने के लिए हमारे पास होते हैं स्विच केस कंट्रोल। कि स्विच केस डिफॉल्ट उसके अंदर होता है, उनको बोलते हैं केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। चैप्टर नंबर 8 के अंदर में डिस्कशन करा था फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं, कि जिस तरीके से लूप के अंदर हमें पर्टिकुलर कोड और ब्लॉक को बार बार एग्जीक्यूट करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो वहां पे लूप को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। उसी तरीके से अगर हमारे पास में कोई पर्टिकुलर कोड और ब्लॉक है जिसको कि हमें प्रोग्राम में बहुत सारी जगह पे यूज करना होता है, तो उस पर्टिकुलर कोड और ब्लॉक को हम अलग से लेते हैं और उसे फंक्शन का नाम देते हैं, मतलब उसे एक नाम दे देते हैं। जिस तरीके से सी प्रोग्राम का स्टार्टिंग एक मेन फंक्शन से होता है, वैसे वो फंक्शन अलग अलग तरीके से डिफाइन हो जाते हैं। तो फंक्शंस क्या होते हैं, क्यों होते हैं, उनके पैरामीटर्स किस तरीके से पास होते हैं, पैरामीटर मतलब एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन के अंदर डेटा किस तरीके से ट्रांसमिट करा जाता है, वो सब हमने चैप्टर नंबर 8 के अंदर डिस्कशन करा था। चैप्टर नंबर 9 था पॉइंटर्स। सी लैंग्वेज की जो सबसे अच्छी खासी पावर है जिसको हम बोलते हैं वो है पॉइंटर्स। पॉइंटर्स का यूज करते हैं हम मेमोरी एड्रेस को अपने द्वारा मैनेज करने के लिए, कि प्रोग्राम के अंदर मेमोरी का मैनेजमेंट किस तरीके से हो, वो सारा कुछ हम हेल्प करते हैं पॉइंटर्स के थ्रू। पॉइंटर्स का यूज करते हैं कि जब फंक्शंस को कॉल करते हैं एक दूसरे को, तो कॉल बाय वैल्यू है कि कॉल बाय रेफरेंस है, ये सारा डिस्कशन हम चैप्टर नंबर 9 के अंदर कर चुके हैं।
चैप्टर नंबर 10 के अंदर था रिकर्जन। जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर टास्क को बार बार रिपीट करना है तो उसको लूप कंट्रोल के थ्रू कर लेते हैं। पर्टिकुलर कोड ऑफ ब्लॉक ऐसा है जिसको कि हमें प्रोग्राम के अंदर बार बार एग्जीक्यूट करवाना पड़ रहा है तो उसको हम अलग से नाम दे देते हैं, उसको अलग से फंक्शन बना देते हैं। अब अगर कोई ऐसा फंक्शन है जो खुद को ही कॉल करता है, मतलब कि इटरेशन का काम खुद के अंदर करता है और खुद एंड की तरफ बढ़ता है कि हर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद में वो अपने एंड की तरफ जा रहा होता है, तो उसे कहते हैं रिकर्जन। रिकर्जन मतलब खुद को ही कॉल करते हुए रहना। ये चैप्टर नंबर 10 के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। अब चैप्टर नंबर 11 के अंदर था डेटा टाइप रिविजिटेड। डेटा टाइप रिविजिटेड मतलब है कि जब स्टार्टिंग के जो चैप्टर नंबर 1 एंड 2 के अंदर में डिस्कशन कर रहा था कि इंटीजर एक डेटा टाइप होता है, कैरेक्टर एक डेटा टाइप होता है, फ्लोट एक डेटा टाइप होता है, लेकिन हर डेटा टाइप के साथ में कुछ मेमोरी बाइट ऑक्यूपाई होती है कि एसोसिएट होते हैं कि इंटीजर टाइप का अगर डेटा टाइप है तो 2 बाइट के डेटा को स्टोर कर सकता है, 4 बाइट के डेटा को स्टोर कर सकता है, कैरेक्टर 1 बाइट को स्टोर कर सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट वाली जो वेरिएबल्स होते हैं वो 4 बाइट के डेटा को स्टोर कर सकता है। लेकिन केवल इन 2 बाइट 4 बाइट से हमारा काम होता नहीं है। जब हम प्रोग्रामिंग के अंदर रियल सिनेरियो में काम करते हैं तो हमें मेमोरी को और ज्यादा बढ़ाने की रिक्वायरमेंट हो सकती है, या फिर कहीं पे हमें इसको इस छोटा करने की भी रिक्वायरमेंट हो जाती है। उस कंडीशन में क्या होता है कि डेटा टाइप रिविजिट मतलब कि डेटा टाइप के वेरिएंट, कि इंटीजर है तो लॉन्ग इंट किस तरीके से काम करता है, शॉर्ट इंट किस तरीके से काम करता है, फ्लोटिंग का भी डबल कैसे काम करता है, ऐसे उनकी मेमोरी बाइट के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके एक ही डेटा टाइप के अलग अलग वेरिएंट्स अवेलेबल होते हैं। उनको हमने चैप्टर नंबर 11 के अंदर करा। और अभी चैप्टर नंबर 11 से पहले हमने जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करा उसके अंदर हमने ये कभी भी डिस्कशन नहीं करा कि उसका स्टोरेज क्लासेस कौन सा। स्टोरेज क्लासेस मतलब कि क्या स्टैटिक है या डायनामिक है या किस तरीके से डेटा भाई स्टोर हो रहा है। तो जब एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले होता है उसका स्टोरेज क्लासेस, उसके बाद में होता है उसका डेटा टाइप और उसके बाद में होता है वेरिएबल का नाम। इस तरीके से वेरिएबल का डिक्लेयर करते हो। चैप्टर नंबर 11 के अंदर एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने का जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ था हमारी तरफ से। अब चैप्टर नंबर 12 के अंदर क्या था, द सी प्री प्रोसेसर, जिसके अंदर में डिस्कस कराता है सी का प्रोग्राम किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है, मतलब कि नोटपैड या एडिटर में टाइप करने से लेके फाइनल डिबग होने का जो प्रोसेस होता है। हमारे पास EXE बन करके रनिंग आउटपुट आ जाता है कि आप इसको किसी भी जाकर यूज कर सकते हो, किसी भी कंप्यूटर पे रन करा सकते हो। वो सारा प्रोसेस हमने डिस्कस करा था चैप्टर नंबर 12 के अंदर कि उसकी स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं, एक सोर्स कोड को टाइप करने से लेकर के फाइनल हमारे पास में एक प्रोजेक्ट का आउटपुट लेने तक। अब चैप्टर नंबर 12 तक हम सी के नॉर्मल बेसिक फीचर्स के बारे में डिस्कशन कर चुके थे। चैप्टर नंबर 13 से हमने थोड़ा एडवांस लेवल के ऊपर मूव करा। उससे डिस्कस करा कि एरे एरे क्या होते हैं। अगर हमें सेम डेटा टाइप एक ही तरह के डेटा को स्टोर करना है, बहुत सारे वेरिएबल्स लेने के, अगर 100 वेरिएबल्स लेंगे तो बहुत सारा हमारा प्रोग्राम पजल हो मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इस तरह की सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए एरे का इंट्रोडक्शन करवाया गया। एरे क्या है, सिमिलर डेटा टाइप का कलेक्शन होता है। अब चैप्टर नंबर 14 के अंदर हम डिस्कस करा कि एरे जो चैप्टर नंबर 13 के अंदर पढ़ लिया था वो मल्टी डायमेंशनल एरे हो सकता है। मल्टी डायमेंशनल एरे का एग्जांपल हम बोले कि मैट्रिक्स टाइप के डेटा को अगर हमें हैंडल करना है, ये इनपुट को हैंडल करना है, तो उसके अंदर हमारे पास में 2D मैट्रिक्स 3D मैट्रिक्स बहुत काम आती है। तो 2D एरे 3D एरे जितने ये सारा कुछ हमने चैप्टर नंबर 14 के अंदर डिस्कशन करा। उसके बाद में आता है जिस तरीके से फ्लोट न्यूमेरिकल नंबर्स जब होते हैं, न्यूमेरिकल डेटा है तो उसको स्टोर करने के लिए हमारे पास में एरे होते हैं। तो उसी तरीके से कैरेक्टर टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास में स्ट्रिंग्स होती है जो कि कैरेक्टर एरे होता है। स्ट्रिंग नथिंग केवल एरे ऑफ कैरेक्टर्स का होता है जिसका कि लास्ट जो कैरेक्टर होता है वो होता है हमारे पास में नल कैरेक्टर। वो चैप्टर नंबर 15 के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। अब स्ट्रिंग के अंदर जैसे 2D एरे है, 3D एरे है, नॉर्मल न्यूमेरिकल वैल्यूज टाइप के अंदर, उसी तरीके से हम मल्टीपल स्ट्रिंग्स को किस तरीके से हैंडल करें वो सब हम चैप्टर नंबर 16 के अंदर कर लिया डिस्कशन। वो भी क्या है, 2D कैरेक्टर एरे उसको हम बोल देते हैं। 2D कैरेक्टर एरे को हम मल्टीपल स्ट्रिंग्स के साथ में हैंडल कर सकते हैं। लास्ट चैप्टर जो चैप्टर नंबर 17 था उसके अंदर हमने इसका करा था यूजर डिफाइंड डेटा टाइप से। देखिए चैप्टर नंबर 16 तक हमने किस तरीके से नॉर्मल फीचर डिस्कस कर लिया, एडवांस फीचर के ऊपर डिस्कस कर दिया कि सिमिलर डेटा टाइप को किस तरीके से इंप्लीमेंट करें। अब कंडीशन ये आती थी कि सिमिलर टाइप के डेटा टाइप को तो हमने एरे के अंदर स्टोर कर लिया, कैरेक्टर एरे के अंदर स्टोर कर लिया, लेकिन हमारे सामने रियल लाइफ के अंदर तो सिचुएशन ये आती है प्रोग्रामिंग करते टाइम पे कि हमें जो भी कोई रिकॉर्ड स्टोर करना है तो उसके अंदर हो सकता है इंटीजर टाइप की भी वैल्यू हो, नो फ्लोटिंग टाइप की भी हो, कैरेक्टर टाइप की भी हो, स्ट्रिंग टाइप की भी हो और किसी भी तरह का हो सकता है। तो जब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की रिक्वायरमेंट होगी, जैसा जैसा यूजर की रिक्वायरमेंट है उसी तरीके से डेटा को मैनिपुलेट कर ले
तो उसके लिए इंट्रोड्यूस करा गया स्ट्रक्चर को। तो स्ट्रक्चर क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये सब हमने चैप्टर नंबर 17 के अंदर डिस्कस करा। ऐसे जो जिस तरीके से नॉर्मल इंटीजर का एरे होता है, क्या स्ट्रक्चर का भी एरे होता है, क्या नॉर्मल इंटीजर का पॉइंटर के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं, तो क्या स्ट्रक्चर को भी पॉइंटर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये चैप्टर नंबर 17 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 18 के ऊपर। जैसा कि हमने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर के अंदर प्रिंटफ के अंदर हाई प्रिंट करा, हेलो प्रिंट करा, उसके बाद में हमने कुछ वैल्यूज प्रिंट करना करी कि भाई टू वेरिएबल लिए उनकी वैल्यू को प्रिंट करा, और स्कैनर के थ्रू हमने कीबोर्ड के थ्रू इनपुट लिया। तो वहां पे भी कुछ हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर, जो कि मैं लगभग अपने हर प्रोग्राम में बोलता हूँ ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, तो वो सब किस तरीके से होता है, किस तरीके से काम करता है, ये अब हम चैप्टर नंबर 18 के अंदर डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से इनपुट एंड आउटपुट इंस्ट्रक्शंस काम करते हैं और कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से इनको यूज कर सकते हैं, इनके वेरिएंट क्या क्या होते हैं, ये चैप्टर नंबर 18 के अंदर करते हैं। तो इनपुट और आउटपुट के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो उनको जब हम फंक्शंस बोलते हैं, एक्चुअली में प्रिंटफ क्या एक फंक्शन है, स्कैनफ क्या है फंक्शन है, जिसके अंदर की वेरिएबल्स पास होते हैं, पैरामीटर्स पास होते हैं। तो ये फंक्शंस कितने तरह के होते हैं, ये होते हैं हमारे पास में दो तरीके के। एक तो होता है कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन, एक होता है फाइल इनपुट आउटपुट फंक्शन। तो अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन सोल्व करे हैं, उन सब के हमने कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस का यूज करा हुआ है। फंक्शन टू रिसीव इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड एंड राइट आउटपुट टू विजुअल डिस्प्ले यूनिट, मतलब कीबोर्ड के थ्रू तो हमने इनपुट लिया, उसके ऊपर जो भी कैलकुलेशन करनी थी, जो भी परफॉर्मेंस करनी थी, उसके बाद में जो आउटपुट आ रहा है उसको हमने हमारे मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले में दिखा दिया। ये तो होता है कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन। लेकिन अब बात आती है कि अगर हमें किसी फाइल से ऑपरेशंस करना हो, कि फाइल से डेटा इनपुट में लेना है, फाइल के अंदर डेटा सेव करना है, हमें डिस्प्ले नहीं करवाना, फाइल के अंदर सेव कर दिया, जैसे नोटपैड की फाइल में सेव करवा दो, या किसी भी फाइल के अंदर सेव करवा दिया, हार्ड डिस्क में सेव करवा दो, तो ये सब ऑपरेशन जो होते हैं वो फाइल इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन के अंदर डिस्कशन होता है। चैप्टर नंबर 18 के अंदर हम डिस्कस करेंगे कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन। आने वाले चैप्टर्स के अंदर हम फाइल रिलेटेड सारे ऑपरेशंस के ऊपर डिस्कशंस करेंगे। तो अब आते हैं कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस के अंदर। तो सबसे पहले होता है कंसोल होता क्या है, द स्क्रीन एंड कीबोर्ड टुगेदर आर कॉल्ड ए कंसोल। ये कीबोर्ड के थ्रू हम टाइप करके कुछ भी इनपुट करते हैं, और जो इनपुट हमने करा है उसके ऊपर कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद में जो फाइनल आउटपुट आता है उसको हम शो करते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन जो होता है ये वो कहलाता है कंसोल। अब कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, तो फॉर्मेटेड एंड एक अनफॉर्मेटेड। फॉर्मेटेड का मतलब है कि हम जितने भी इंस्ट्रक्शंस यूज कर रहे हैं, जो भी फंक्शंस यूज कर रहे हैं, उनके अंदर जो वेरिएबल्स और पैरामीटर्स टाइप हो रहे हैं, उन पैरामीटर्स को हैंडल करा जाता है पर्टिकुलर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। जैसे कि हम बोलते हैं प्रिंट टाइप के अंदर हमने लिख दिया %d, उसके बाद में कोई वेरिएबल का नाम, तो उसकी वैल्यू को प्रिंट कर देता है। अगर हम वहां में %d नहीं लिखेंगे तो वो उस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा। और अगर इंटीजर टाइप की वैल्यू प्रिंट करवानी है तो उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मेट स्पेसिफाइड डिफाइंड है उसी को हम यूज करते हैं। तो ये होता है फॉर्मेटेड। लेकिन प्रिंटफ के अंदर तो हम डबल कोट्स के अंदर नॉर्मल स्ट्रिंग लिख देते हैं। अब वो स्ट्रिंग को किस तरीके से कंपाइलर रीड करता है, ये सब एक पर्टिकुलर फॉर्मेट डिफाइंड है कि कब कौन सा कैरेक्टर मिलने पे आपको किस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म करना है, किस तरह से उसको ट्रीट करना है। तो ये सब कुछ डिस्कस करेंगे हम फॉर्मेटेड के अंदर। और अनफॉर्मेटेड जिसका कि कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट डिफाइंड नहीं होता है, उसके अंदर जो भी डेटा आएगा आप उसको एज इट इज उसके अंदर कॉल कर लेंगे या आउटपुट के अंदर शो कर देते हैं। उसको ज्यादा कुछ आपको डिफाइन नहीं करना पड़ता कि इसके बाद यही होना चाहिए। तो ये सब हो गया कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस के अंदर। अब कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन में बात करें तो कौन कौन से होते हैं, दो होते हैं, हमने देख लिया फॉर्मेट फंक्शंस और अनफॉर्मेटेड फंक्शन। फॉर्मेट फंक्शन देखिए, टाइप कैरेक्टर हो गया, इंटीजर, फ्लोट एंड स्ट्रिंग, इन सभी की इनपुट हम किसके थ्रू ले सकते हैं, स्कैनअप के थ्रू इनपुट ले सकते हैं, और आउटपुट हम प्रिंटअप के थ्रू शो कर सकते हैं। अनफॉर्मेटेड के अंदर क्या है, कैरेक्टर टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए, इनपुट लेने के लिए हम GETCH का यूज करते हैं, FGETCHAR का यूज करते हैं। आउटपुट शो करने के लिए PUTCH एंड FPUTCHAR का यूज करते हैं। इंटीजर फ्लोट टाइप का जो डेटा होता है उनको अनफॉर्मेटेड फंक्शंस के तौर पे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इंटीजर का पर्टिकुलर फॉर्मेट डिफाइंड है, तो फ्लोट का भी डिफाइंड है कि उसका मतलब डॉट होती है, किस तरह से उसको हैंडल करते हैं। स्ट्रिंग को दूसरे यूज करने के लिए हमारे पास में GETCH एंड PUTS, ये दोनों फंक्शंस होते हैं। तो ये हमारे पास में इनपुट एंड आउटपुट को फंक्शंस को लेने के लिए, डेटा को इनपुट लेना है तो मोस्टली हम स्कैनअप के थ्रू लेंगे, और आउटपुट शो करना है तो कंसोल पे प्रिंटअप के थ्रू करेंगे। और या फिर इनसे अगर हमारा काम नहीं चलता तो हम GETCH या PUTCH इस तरह के फंक्शंस को यूज करेंगे, जो कि अनफॉर्मेटेड फंक्शंस होते हैं।
ओके, तो इस तरीके से आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे जो फॉर्मेटेड फंक्शंस हैं ये किस तरीके से काम करते हैं या किस तरीके से इनको रीड करा जा सकता है। अगर हमें खुद को हमारे फंक्शंस बनाने हो तो किन किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है। ओके, थैंक यू।